नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइंस जर्नी में। ईसा से 585 ईयर्स बिफोर थेल्स, जो कि मिलेट्स के रहने वाले थे, उन्होंने अपनी गणितीय सूत्रों के आधार पर यह घोषणा की कि इस वर्ष पूर्ण सूर्य ग्रहण लगेगा। लोगों ने इसे भविष्यवाणी समझा। उसी वर्ष लीडिया मेडेसवासियों में संघर्ष अंतिम दौर पर था। दोनों सेनाओं की सेनाएं आमने सामने रणभूमि में खड़ी थीं। थेल्स की गणना सही निकली। सूर्य ग्रहण बीच रणभूमि में दोनों देशों के सैनिकों ने देखा और इस ग्रहण को देखकर दोनों तरफ की सेनाएं भाग खड़ी हुईं। आप इसी से समझ सकते हैं कि उस दौर में सूर्य ग्रहण या चंद्रमा ग्रहण को कितना बुरा अपशकुन समझा जाता था। लगभग 5000 ईयर्स पूर्व प्राचीन मिस्र में सूर्य ग्रहण लगने पर वहां का राजा अपने पवित्र स्थान पर खड़े किए गए उपासना स्थल, जिसे ओसिरिस का पवित्र स्थल कहा जाता था, उसके चारों तरफ चक्कर लगाने लगता था, क्योंकि उन लोगों ने यह प्रचार कर रखा था कि वो सूर्यवंशी हैं और जब ग्रहण की घटना होती है, इसका मतलब कि सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने में कोई बाधा उत्पन्न हो रही है। ऐसे में उनका वंशज उनके साथ खड़ा है और उनके उपासना स्थल के चारों तरफ चक्कर लगाने से वह अपने पूर्वज सूर्य की मदद कर रहा है। इससे ग्रहण की घटना को टालने में मदद मिलेगी। अंधश्रद्धा की यह घटना सिर्फ मिस्र तक सीमित नहीं थी। पूरी दुनिया में विश्व के विभिन्न हिस्सों में इस तरह की बेवकूफाना सोच और हरकतें जारी थीं। बेबीलोनी सभ्यता, जो कि ईसा से 1800 वर्ष पूर्व की थी, वहां पे उत्खनन प्रमाण से हजारों ऐसे मिट्टी के फलक मिले हैं जिनसे यह पता चलता है कि उन लोगों ने ग्रहण संबंधी सटीक गणनाएं कर ली थी। बेबीलोन वासियों ने सारोस चक्र का पता लगा लिया था। इस चक्र से पता चलता है कि 18 वर्ष और 10.3 डेज या फिर लीप ईयर्स में एक दिन बढ़कर 18 ईयर्स और 11.3 डेज हो जाता है, यानी टोटल 6585.321 डेज में ग्रहणों का एक चक्र लगता है। यानी कि इतने दिनों बाद फिर से इसकी पुनरावृत्ति होती है। यही नहीं, ये जो उत्खनन प्रमाण मिले मिट्टी के फलकों पर, इनसे यह भी पता चला कि बेबीलोन वासियों ने खगोलीय घटनाओं की सूक्ष्म जानकारी का लेखा जोखा भी रखना शुरू कर दिया था। मौसम का वो चार्ट बना लेते थे। सभी प्राकृतिक आपदाओं और बेबीलोन के शासकों के उत्थान व पतन का रिकॉर्ड भी उन लोगों ने तैयार कर रखा था। यहाँ तक कि ईसा पूर्व 8वीं सदी तक के शासकों का रिकॉर्ड भी मिला है उत्खनन में। लेकिन बेबीलोन वासी इन तमाम गणनाओं का प्रयोग साइंटिफिक टेम्परामेंट के लिए न करके, बल्कि भविष्यवाणी करके और राजाओं में अपना महत्व दिखाने तक सीमित रह गए थे और वो ग्रहण संबंधी अपशकुनों को हटाने में नाकामयाब रहे थे, बल्कि उल्टे वो उसको और बढ़ावा देते थे। असीरिया और ग्रीक वासियों में तो ग्रहण एक भयंकर अपशकुन माना जाता था। वो अपशकुन इतना बड़ा था कि रणभूमि में खड़ी सेनाएं भी मैदान छोड़कर भाग खड़ी होती थी। ग्रहण की वैज्ञानिकता हम सभी जानते हैं। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आता है, तब सूर्य ग्रहण लगता है। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आता है तो चंद्र ग्रहण लगता है। ये ग्रहण आंशिक भी होते हैं, पूर्ण भी होते हैं और वलयाकार भी होते हैं। लेकिन ये सारी चीजें जानने के बाद भी ग्रहण संबंधी जो अंधविश्वास आज भी फैला हुआ है, वह दूर होने का नाम नहीं ले रहा है। हालांकि जागरूकता बढ़ी है, लेकिन फिर भी जो बुजुर्ग जनरेशन है, यहाँ तक कि पढ़ी लिखी जनरेशन भी ग्रहण संबंधी मान्यताओं को अभी भी हटाने को तैयार नहीं है। खास तौर पर महिलाएं अभी भी जैसे ही ग्रहण की घटना होती है, अपने को सभी लोग घरों में कैद कर लेते हैं। हम सभी जानते हैं कि पूर्ण सूर्य ग्रहण को आंखों से देखा जा सकता है, फिर भी कुछ लोग इसे देखने से बचते हैं और तरह तरह की धारणाएं पाल लेते हैं। कुछ तो धारणाएं इतनी बेवकूफाना है, जैसे कि ग्रहण के समय में खाना नहीं खाना, पहले से बना हुआ खाना है वो भी ग्रहण के बाद नहीं खाना, ग्रहण के दौरान घर से बाहर नहीं निकलना, ग्रहण के दौरान कोई भी नया काम नहीं करना, इत्यादि इत्यादि। यहाँ तक कि ग्रहण खत्म होने पर नहा धोकर ही खाना खाना या कोई काम करना। तो सवाल यह है कि सभी पाठ्यक्रमों में सारे बच्चों तक को ग्रहण संबंधी सारी घटनाएं बहुत ही डिटेल से पढ़ाई जाती हैं, फिर भी ग्रहण संबंधी अंधविश्वास कम होने का नाम नहीं ले रहा। आखिर इसका कारण क्या हो सकता है? दरअसल जब हम ग्रहण के पीछे का कारण वैज्ञानिक ढंग से लोगों को समझाते हैं, लोग उसे सुन तो लेते हैं, लेकिन उनका मन नहीं मानता। कारण वो जिस ग्रहण संबंधित अंधविश्वास से चिपके हुए हैं
हैं उसकी जड़ें इतिहास से होकर आई है, और हम जब तक उन्हें उनका इतिहास नहीं बताएंगे, दुनिया के विभिन्न हिस्सों में होने वाली इस तरह की प्रैक्टिसें की डिटेल्स उन्हें नहीं पता चलेगी। जब इन्हें पता चलेगा कि वो लोग बेवकूफ थे, तभी ये लोग भी डिसाइड कर सकेंगे कि आज जो ये कर रहे हैं ये भी बेवकूफ हैं। इसीलिए अंधश्रद्धा को पूरी तरह से खत्म करने के लिए इतिहास में घुसना, उसकी जड़ों को खोद कर लाना, उसे ठीक से समझना और लोगों को समझाना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो आइए मैं आपको दुनिया के विभिन्न हिस्सों में ग्रहण संबंधी अंधश्रद्धा की एक झलक दिखाता हूँ। बेबीलोन वासी सूर्य ग्रहण की तुलना में चंद्र ग्रहण को ज्यादा हाईलाइटेड करते थे, क्योंकि यह बड़े भूभाग पर नजर आता था। जब आंशिक चंद्र ग्रहण होता था तब वह यह बात पता लगाने की कोशिश करते थे कि किन किन क्षेत्रों में चंद्र ग्रहण कम दिखाई देगा और किन क्षेत्रों में ज्यादा, और फिर वह उसके आधार पर भविष्यवाणी करते थे। इस भविष्यवाणी से उन्हें कई तरह के फायदे थे। एक तो उनका मान सम्मान बढ़ता था, दूसरा उन्हें धन भी अर्जित होता था, राजाओं के लिए वो प्रिय हो जाते थे। कई बार उनकी ये भविष्यवाणी गलत भी निकलती थी, लेकिन चूंकि किसी भी क्षेत्र में कुछ न कुछ घटना तो हमेशा होती रहती है। आप उसकी कैसी व्याख्या करते हैं, कैसे लोगों को कन्विंस करते हैं, इस बात पर डिपेंड होता है। इसका फायदा उठाकर वो लोग छोटी मोटी घटनाओं को भी अपनी भविष्यवाणी से जोड़कर अच्छा या बुरा करके दिखा देते थे, और इस तरह से वो अपना धंधा चलाते रहते थे। बेबीलोन वासियों का ही एक संग्रह है एनुमा अनु एनलिथ, उसमें भी इस तरह की बातें लिखी हैं। मैं उसका एक उदाहरण पढ़ के आपको सुना देता हूँ। ग्रहण यदि सुबह के प्रहर में है तो रोग फैलेंगे। सुबह का प्रहर एलाम की तरफ है, 14वां दिन एलाम पर है। सिमानु एक सम्मानु है, दूसरा हिस्सा अक्कद की तरफ है। यदि कोई ग्रहण सुबह के वक्त घटित होता है और पूरे प्रहर टिकता है, साथ ही उत्तरी हवा बहती है, तो उसे देखने वाला बीमार व्यक्ति चंगा हो जाएगा। इसके विपरीत यदि ग्रहण प्रथम दिशा से आरंभ होता है और दूसरी दिशा में टिकता है, तो एलाम का विनाश होगा, गुनी अक्कद नहीं पहुंचेगा। जब ग्रहण दूसरी दिशा में शुरू होकर वहां टिकता है, देवता देश पर कृपा करेंगे। जब ग्रहण सिमानु के उत्तर में होगा तब बाढ़ आएगी। तो इस नोट से आपको पता चल गया होगा कि किस कदर वहां पे ग्रहण को लेकर तरह तरह की भविष्यवाणियां की जाती थी। उसमें देवता को भी प्रसन्न और अप्रसन्न बता दिया जाता था, कहाँ पे शकुन होगा, कहाँ पे अपशकुन होगा, इस तरह की बातें की जाती थी। बाद में जब ग्रीक भारत में आए तो इस तरह की चीजें यहाँ भी आ गई, और आप देखते हैं कि 7वीं 8वीं सदी के बाद यहाँ भी ज्योतिष का और इस तरह की भविष्यवाणियों का चलन बहुत ज्यादा बढ़ गया। अगर हम खल्दी वासियों की बात करें, चंद्र ग्रहण का होना इस बात का सूचक है चंद्रमा नाराज है, परिणाम स्वरूप बीमारियां होगी, अकाल पड़ेगा, युद्ध होगा, भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाएं आएंगी। ग्रहण देखने वालों को इन विपत्तियों का सामना करना पड़ता, इसीलिए लोगों को ग्रहण काल में घरों में ही रहने का निर्देश दिया गया, और बहुत सारे लोग आज भी पालन कर रहे हैं। और भारत में भी ग्रहण शुरू होते ही सभी लोग घरों में दुबक जाते हैं। अगर हम ग्रीक की बात करें तो ग्रीकवासी भी ग्रहण को अपशकुन का संकेत मानते थे। उनकी मान्यता थी कि ग्रहण तभी लगता है जब सूर्य देवता और चंद्र देवता दोनों नाराज हो जाते हैं। कभी कभी ऐसे समय में दो कबीलों की लड़ाई में एक कबीला जीत जाता तो वह इस ग्रहण के दौरान देवता को प्रसन्न होना प्रचारित कर देता, और दूसरा कबीला जो हार जाता वह ग्रहण को अपशकुन बताकर प्रचारित करता। रोमन इतिहासकार जो ईसा पूर्व 59 ईयर्स में जन्म लिए थे, उन्होंने लिखा है कि चंद्र ग्रहण के दौरान लोगों का चीखना चिल्लाना भी एक प्रथा थी। मान्यता थी कि चांद पर आकाशीय दानवों की छाया पड़ने से ग्रहण लगता है और शोर मचाने पर वह दानव भाग जाता है। रोम के ही एक अन्य इतिहासकार टेसिटस जो ईसा से 117 वर्ष पूर्व जन्म लिए थे, उनने भी इस प्रथा का जिक्र किया है। उनके मुताबिक लोग ढोल, मजीरा, नगाड़ा आदि बजाकर शोर करते थे ताकि ग्रहण की अवधि कम हो जाए। इसी तरह से तुरीन वासियों में भी इसी तरह की अंधश्रद्धा प्रचलित देखी गई है। अगर हम अर्मेनियाई लोगों की बात करें तो वहाँ भी इस तरह की मान्यता थी कि पृथ्वी और चंद्रमा के बीच किसी काले ग्रह के आ जाने से ग्रहण लगता है। यह व्याख्या रोम के जो दैत्य वाली घटना थी कि वह सूर्य चंद्र को खा जाता था, उससे ये बेहतर थी, लेकिन इतनी भी बेहतर नहीं कि इससे अंधश्रद्धा दूर हो सके। उल्टे प्राचीन काल में यह धारणा और फैल गई कि ग्रहण के दौरान चंद्रमा पर काली छाया पड़ती है। चीन भी अंधविश्वास का स्रोत रहा है। ईसा से 230 वर्ष पूर्व सम्राट सी
हुमांड ती के निर्देश पर खगोल विज्ञान से जुड़ी अनेक किताबें जला दी गई थी। ये वो पुस्तकें थीं जिनमें कहा जाता है कि उनसे भी 2000 साल पहले यानी कि 4000 साल पहले का खगोल विज्ञान था। शायद सी हुमांड ती पुराने अंधविश्वास और फर्जी ज्योतिष को सही नहीं मानते रहे होंगे, लेकिन वहाँ भी समय बदला। हान वंश के आते ही फिर से ज्योतिष शुरू होने लगा। दोबारा किताबें लिखी गई और इनमें बहुत भारी मात्रा में छेड़छाड़ की गई। ज्यादातर इतिहासकारों का यह मानना है। इससे आप यह भी समझ सकते हैं कि जब भी इतिहास दोबारा लिखा जाता है और लिखने वाले किसी पार्टिकुलर विचारधारा के हैं तो फिर वो इतिहास को तहस नहस कर देते हैं, या फिर अगर वो गलत डेटा को ही सही समझ बैठे तो भी इतिहास तहस नहस हो जाता है। चीन में ईसा से 4th सेंचुरी पूर्व खगोल विज्ञान की किताब में सी सेन ने लिखा है, जब कोई बुद्धिमान राजकुमार सिंहासन पर बैठता है तो चंद्रमा की गति भी ठीक रहती है। यदि राजकुमार बुद्धिमान नहीं है या उसके मंत्री अपने अधिकारों का दुरुपयोग करते हैं तो चंद्रमा की गति में भी व्यवधान उत्पन्न होता है और उसकी दिशा बदल जाती है। जब बड़े अधिकारी जनता और राजतंत्र के हितों के विरुद्ध कार्य करते हैं तो चंद्रमा उत्तर या दक्षिण की ओर पथभ्रष्ट हो जाता है। जब चंद्रमा पर चकते दिखते हैं तो इसका अर्थ है राजा सजा देने में ढील बरत रहा है। इससे आप समझ सकते हैं कि चीन में भी ग्रहण को लेकर कितनी भारी मात्रा में अंधविश्वास व्याप्त था। सूर्य ग्रहण को भी वो लोग अपशकुन मानते थे। इसी कारण से ग्रहण काल के दौरान वो उपवास रखते थे ताकि यह बार बार न घट सके। अगर हम जापान की बात करें तो वहाँ भी ग्रहण को लेकर अंधविश्वास चरम पर था। सूर्य ग्रहण के दौरान शिंतो लोग ताबीज का प्रयोग करते थे। यह बहुमूल्य पत्थरों का हार होता था जिसे वे एक वृक्ष जिसे कि कलारिया कहा जाता था और उसको वो पवित्र मानते थे, उस पर वो अपने ताबीज को लटका देते थे। और इसके पीछे उनकी मान्यता थी कि ग्रहण के दौरान सूर्य की जो रोशनी नष्ट होती है उसकी कमी इन पत्थरों की चमक से पूरी हो जाएगी। इसी तरह कुछ एस्किमो जनजातियों में भी यह मान्यता थी कि ग्रहण में देवता के सामने घर के सभी बर्तनों को उलटकर न रखने से महामारी फैलेगी। आज भी एस्किमो महिलाएं ग्रहण के समय ऐसा करती पाई जाती हैं और भारत में भी कई क्षेत्रों में महिलाएं इस तरह से करती हुई पाई जाती हैं। अगर अफ्रीका की बात करें तो उसके पश्चिम तट के लोगों का मानना था कि सूर्य चंद्रमा के पीछे पीछे चलता है। जब चंद्रमा पर सूर्य की छाया पड़ती है तो चंद्र ग्रहण होता है। इसीलिए ग्रहण के समय वे रास्ते में एकत्र होकर चिल्लाते थे, इसे छोड़ दो, चले जाओ। अगर हम रेड इंडियंस की बात करें तो उनके ओजीबावा कबीले का मानना था कि चंद्रमा या सूर्य कुछ समय के लिए बुझ जाता है, इसीलिए सूर्य ग्रहण लगता है। अतः ग्रहण के दौरान सूर्य की तरफ जलता हुआ तीर छोड़ते थे ताकि वह पुनः प्रज्वलित हो सके। इसी तरह ताहिती द्वीप समूह के वासियों में यह धारणा प्रचलित थी कि चंद्र ग्रहण दुरात्माओं द्वारा उत्पन्न किसी आसन्न संकट का संकेत है। चंद्रमा को इनके चंगुल से मुक्त कराने के लिए वे अपने पूजा स्थलों पर जाकर प्रार्थना करने लगते थे। श्रीलंका के आदिवासी भी सूर्य ग्रहण को किसी बुरी घटना का संकेत मानते हैं। ग्रहण के दिन वो उपवास रखते हैं। नीलगिरी की टोडा जाति का विश्वास है कि चंद्रमा पर एक खरगोश रहता है। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा को ध्यान से देखने पर वैसी आकृति कुछ नजर भी आती है। उनके मुताबिक जब कोई सांप चंद्रमा को निगल जाता है तो उसे ग्रहण लगता है। सांप को भगाने के लिए वे शोर मचाते हैं। ग्रहण के दौरान वे कुछ खाते भी नहीं हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने सूर्य ग्रहण कभी नहीं देखा है। ऐसी और भी घटनाएं हैं जो पूरी दुनिया के विभिन्न हिस्सों में प्रैक्टिस की जाती रही हैं। भारत के भी विभिन्न हिस्सों में इस तरह की बातें की जाती हैं जिसकी डिटेल मैं अगली वीडियो में दूंगा और साथ में मैं उसमें ये भी बताऊंगा कि कैसे विभिन्न धर्म, चाहे वह इस्लाम हो, ब्राह्मण धर्म हो, ईसाईयत हो, बौद्ध हो, जैन हो, इन सब में भी ग्रहण का क्या प्रभाव है, क्या अंधविश्वास है, क्या अंधश्रद्धा है। तो इन सारी घटनाओं को देखकर आप कंक्लूड कर सकते हैं कि ग्रहण संबंधी अंधविश्वास दुनिया के विभिन्न हिस्सों में रहा है। ये न तो एक दिन में पैदा हुआ है और न एक दिन में खत्म हो सकता है। जब इन घटनाओं को आज के लोग देखते हैं तो वो इजिली बोल सकते हैं कि वो लोग बेवकूफ थे। तो हमें यह समझाने की जरूरत है कि आज की डेट में जो लोग इस तरह की मान्यताएं अभी भी रख रहे हैं उनको आने वाली पीढ़ियां बेवकूफ ही बोलेंगी। आज की डेट में भी ये महज एक छोटे हिस्से के बेवकूफ बने हुए हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और सभी लोगों को जागरूक करने का प्रयास करें। तो
तो आज बस इतना ही। धन्यवाद।